तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेकर। पिछले 2 दिन से हमने दाऊद इब्राहिम के काम करने के तरीक़ों पे लगाए। उस कड़ी में आज आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है दाऊद के काम करने का तरीक़ा, नीचे से लेके ऊपर तक लोगों से कैसे रिलेशन बना के रखे, कस्टम ऑफिसर से लेके इनकम टैक्स ऑफिसर तक, पुलिस वालों से लेके सीबीआई जैसी एजेंसीज तक, क्राइम ब्रांच के लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से, पॉलिटिकल लीडर्स से, पत्रकारों से और इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े और इवन थिएटर के लोगों से, जो ड्रामास करते हैं हॉल्स में, उन आर्टिस्टों से उनके रिलेशन, और सेलिब्रिटीज़ को भी साथ में कैसे जोड़ के रखा। ये बहुत से किस्से हैं उस आदमी की, जिसको हम कहते हैं हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स। रिश्ते बनाने बहुत आसान होते हैं, लेकिन लंबे समय तक बना के रखने बहुत मुश्किल होते हैं। कल हम शुरू करेंगे छोटा राजन के काम करने के तरीक़ों पे। कुछ एपिसोड छोटा राजन पे जाएंगे। उसके बाद जो दूसरे गैंगस्टर्स हुए हैं बड़े, करीम लाला, हाजी मस्तान गैंगस्टर तो नहीं था, लेकिन उसकी भी एक कला थी रिश्ते बना के रखने की। और उसी तरह वरदा राजन मुडलियार, इन लोगों का जिक्र भी करेंगे आने वाले दिनों में। कल से शुरू करेंगे छोटा राजन की सीरीज़। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है छोटा राजन की। बहुत कुछ किया उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में। कैसे एकदम पिनैकल पे पहुंच के, ऊंचाइयों पे पहुंच के कैसे उसको ठोकरें लगी, क्या कारण थे, और उनका जो खमियाजा था वो कैसे भुगतना पड़ा या नहीं भुगतना पड़ा। आज इस कड़ी में, दाऊद इब्राहिम की कड़ी में, आखिरी हिस्सा हम शुरू करेंगे दाऊद का पर्सनल टच। वो हर शख्स को डिफरेंट लेवल पे मिलता था। और जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं बहुत बार आपको सुना चुका हूँ, आज खाली छोटी सी बात से वो किस्सा दोहराऊँगा कि मैं जब पहली बार दुबई गया था, मैं एयरपोर्ट से अपने होटल में, एयरलाइन की गाड़ी मुझे लेके गई थी क्योंकि मेरी टिकट में होटल का 1.5 दिन का स्टे शामिल था। तो उस होटल में जैसे ही मैं अपना सामान रख के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया, हाथ मुँह धोने के लिए, तो वॉशरूम का पानी चलते ही, नल का जो पानी चल रहा था हाथ मुँह धोते हुए, तभी जो इंटरकॉम वॉशरूम में था, एक मेन रूम में था बेडरूम में, एक उसका कनेक्शन वॉशरूम में भी था, और वहाँ की घंटी बजती है। मैं वो फ़ोन उठाता हूँ तो सामने से आवाज़ आती है, मैं दाऊद बोल रहा हूँ, आप पहुँच गए ठीक ठाक, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मैं इतना हैरान था कि मैंने तो उसको बताया नहीं कि मैं कौन से होटल में ठहरा हूँ या मैं कितने नंबर कमरे में ठहरा हूँ, या मेरी फ़्लाइट कितने बजे आएगी, कितने बजे पहुँचेगी। तो देखिए उनका नेटवर्क, और उन्होंने पूरा एयरलाइन का तो पता था मैं कौन सी एयरलाइन से आ रहा हूँ, कौन सी फ़्लाइट से आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ से मेरा कुछ सीट नंबर ढूंढ के करके एयरलाइन के रिकॉर्ड से मालूम कर लिया कि एयरलाइन ने मुझे कौन से होटल में ठहराया है। उस होटल से पता कर लिया मैं कितने नंबर कमरे में हूँ, और मेरे पहुँचने के तकरीबन 20 मिनट के बाद दाऊद इब्राहिम का फ़ोन भी आ जाता है, और साथ में कहा गया कि 20 मिनट में मेरा आदमी आएगा, आप रेडी रहना, आपको ले आएगा मेरे पास। तो ये मुझे ये जेस्चर जो था वो अच्छा लगा कि अपने ज़माने का, अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा फिगर, बहुत बड़ा नाम उस ज़माने में। कभी कोई ये बॉम्ब ब्लास्ट ये चक्कर तो था नहीं। ही वॉज वन ऑफ द गैंगस्टर्स। जैसे और 10-12 गैंगस्टर थे, उनमें से एक दाऊद भी था, लेकिन कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा बड़ा डॉन बन चुका था। तो ये एक जो पहला इम्प्रेशन था वो मुझे कोई कहने में शर्म नहीं है कि मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जो पहली मीटिंग ऑफिस में होती है, मुझे अकेले बैठा के हालचाल पूछा गया। दोस्तों का जो कॉमन फ्रेंड थे, करीम लाला के कुछ लोगों का हालचाल पूछा गया, और कुछ पुलिस वालों का हालचाल भी पूछा गया, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो मुझे अच्छी तरह जानते थे। आप ये भी अंदाज़ा लगाइए
कि मेरे से मिलने के पहले दाऊद ने ये भी पूरी इंक्वायरी कर ली थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे कौन कौन से लोग अच्छी तरह जानते हैं, और कुछ उन लोगों का जिक्र किया जिनके ऊपर कोई केसेस चलते थे, कोई सस्पेंड हुए थे, या जिनकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी। उनके बारे में भी कोई ऐसे नहीं कि मुझे कोई कुरेदा जा रहा था। तो चाय पीते पीते ये सब बातें होती रहीं, और उस मीटिंग में जो एक शख्स को बुलाया गया वो था शरद शेट्टी। खैर वो किस्सा मैं आपको पूरी डिटेल में मैं कई बार बाहर की इंटरव्यूज़ में भी बता चुका हूँ, छपा भी है बहुत सारे अखबारों मैगजीनों में, और आपने भी वो एपिसोड सुना है। तो ये जो एक पर्सनल टच था दाऊद इब्राहिम का, ये शायद मैंने उसके पहले सबसे ज़्यादा कहीं देखा है तो वो करीम लाला से मैं देखा था। उसके बाद वरदाराजन मुडलियार में भी ये पर्सनल टच बहुत था। इसके चलते हुए उसके बाद जो हमारी काफ़ी उसके बाद मीटिंग्स हुई, मैंने वो किस्सा भी आपको सुनाया कैसे दुबई के होटल में दाऊद इब्राहिम एक आदमी को लेके मेरे रूम में आए, जेवियर मार्कस को। तो एक पर्सनल टच की बात है, बुलाने को वो शख्स मुझे अपने ऑफिस में बुला सकता था, अपने घर में बुला सकता था, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी किसी के घर में जाना, किसी के ऑफिस में जाना। लेकिन ही प्रेफर्ड कि वो उस शख्स का काम है तो उसको मेरे पास आना चाहिए, जेवियर को उसके साथ खुद आना, ये उसका काम करने का तरीका है। और रिश्ते रखना, मैं आपको छोटी छोटी 3-4 एग्जाम्पल आज दूंगा, सिर्फ इसलिए ताकि आपको दाऊद इब्राहिम की नेचर समझ आ सके। जब तक आदमी की नेचर आपको पता नहीं तो उस आदमी के काम करने का तरीका कभी समझ में नहीं आता। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ हर चीज़, छोटी बड़ी बात, कौन आदमी कैसे बात करता है, उसका जो उसका बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे है, क्या वो आपकी तरफ देख के बात कर रहा है जहाँ इधर उधर देख के टाइम पास कर रहा है। तो मैं ये सब बातें बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करता था। उस आदमी का बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उसके हाव भाव, उसके जेस्चर, उसका जो टोन है, आदमी गुस्से में बोल रहा है, जब प्यार में बोल रहा है, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको उस मीटिंग्स में सीखने को, ऑब्ज़र्व करने को मिलती हैं। मेरी इन मुलाकातों से पहले एक बाद में हमें मालूम पड़ा कि वो शख्स हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसका नाम था हरभजन लाल मल्लिक। वो इंग्लैंड में सेटल था, और इंग्लैंड से उस आदमी ने एक सालवेजिंग का बिज़नेस शुरू किया, स्टर्लिंग शिपिंग एंड कंपनी बनाई, और गोवा में एक मराठा ट्रांसशिपर था, उस जो डूबा हुआ था समुद्र में, इन द माउथ ऑफ द बे, जो डॉक का माउथ था वहाँ पे डूबा था, उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। तो लॉयड शिपिंग कंपनी जो लंदन की है, जो सब जहाज़ों की इंश्योरेंस करती है समुद्री जहाज़ों की, उस कंपनी ने उस जहाज़ को इंश्योर किया हुआ था। वो डूबने के बाद उसको निकालने का ज़िम्मा भी उन्हीं का होता है जी, इंटरनेशनल शिपिंग लॉज के मुताबिक। तो लॉयड्स कंपनी लंदन से मेरे उस दोस्त हरभजन लाल मल्ली ने वो शिप निकालने का ठेका ले लिया, और वो बहुत मुश्किल काम होता है डूबा हुआ जहाज़ निकालना। अंडर वाटर कटिंग करनी पड़ती है, ब्लास्ट आपको करने नहीं देते। अगर आप ब्लास्ट करके शिप को तोड़ के उसके टुकड़े निकालो तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो ब्लास्ट नहीं करने देते। तो आपको वो अंडर वाटर डाइवर्स भेज के उस जहाज़ को काटना पड़ता है। 10-10, 15-15, 20-20 टन के उसके जो पुर्जे बना के क्रेन से उनको बाहर निकालना पड़ता है। खैर, तो तब तक मुझे कोई मालूम नहीं था कि हरभजन लाल मल्ली की दाऊद इब्राहिम से भी दोस्ती है, ना हमारी कभी बात हुई। वो अपने बिज़नेस से आता था, 2-4 दिन रह के उसने चले जाना, बॉम्बे में आना, मिल के चले जाना। तो उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि वो भाइयों का जो लंदन में बिज़नेस था वो काफ़ी फैला रखा था उन्होंने। तो कुछ ऐसा हुआ कि 3-4 महीने उनके पास समय नहीं था गोवा में आके उस वर्क को सुपरवाइज करने का। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, क्योंकि आप बॉम्बे में रहते हो तो हफ्ते में 1-2 बार जाके आप गोवा जाके उसको सुपरवाइज कर लिया करो। जो बैंक अकाउंट था उसमें भी मेरा नाम डलवा दिया ताकि मैं पैसे जमा करवा सकूँ, निकाल सकूँ।
तो कस्टम के लिए भी मुझे एक ऑथराइजेशन लेटर दे दिया कि ये आदमी हमारे बिहाफ पे काम करेगा। तो मैं बॉम्बे से हफ्ते में 2-1 दिन के लिए गोवा जाया करता था हर हफ्ते। तो उन्हीं दिनों में वो जो हरभजन लाल मल्ली था, उसका एक ऑफिस शारजा में भी था, क्योंकि वो जहाज़ काट के निकालने में उसको एक बार्ज थी उसके पास, डम बार्ज, फ्लोटिंग बार्ज, उसके ऊपर एक क्रेन लगी हुई थी 150 टन की। तो उसके लिए काफ़ी सामान, एक टग था जो टग बोर्ड थी जो उसको खींच के दूसरी जगह पे लेके जाती थी। तो काफ़ी सारा सामान उनको दुबई से, शारजा से खरीदना पड़ता था उस काम को चालू रखने के लिए। तो उसने एक ऑफिस और एक घर शारजा में लेके रखा हुआ था, वहाँ पे रहता था। तो एक हमें अचानक एक दिन पता चला कि हरभजन लाल मल्ली का शारजा में मर्डर हो गया है। उसका एक फिलिपिनो नौकर था। हरभजन लाल मल्ली को सोना पहनने की बहुत आदत थी। गले में मोटी चेन होती थी, एक ब्रेसलेट होता था, बहुत महंगी घड़ी बांध के रखता था, और घर में कैश भी काफ़ी था, क्योंकि वो जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो हरभजन लाल मल्ली का वहाँ पे मर्डर हुआ, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि उसके भाई लोग, दूसरी फैमिलीज, हमारा फैमिली फ्रेंड था, तो सब लोगों ने मुझे बोला कि हमें इंग्लैंड में आने में टाइम लगेगा, आप किसी तरह, आप मुंबई से हो, नज़दीक हो, और ज़रा जाके आप पहुँचो पहले, हम भी आते हैं, ताकि उसकी बॉडी वगैरह रिसीव करके उसको लंदन भेजा जा सके। तो मैं गया वहाँ पे, लेकिन प्रोसीजर दूसरे दिन उसके भाई भी आ गए वीज़ा लेके, और जो भी था कार्रवाई करने के लिए बॉडी को मॉर्ग में रखा गया। तो पता चला कि जब तक वो आरोपी पकड़ा नहीं जाए, उसकी बॉडी को हैंड ओवर नहीं करते, कुछ वहाँ के कानून अजीब हैं, और वो लड़का पकड़ा नहीं गया। तो 6-7 दिन ऐसे ही निकल गए कागजी कार्रवाई करते, लेकिन बॉडी उनको नहीं मिली। तो अल्टीमेटली उन भाइयों ने कहा कि दाऊद इब्राहिम को अप्रोच किया जाए। तो दाऊद इब्राहिम को अप्रोच किया। दाऊद ने किसी शेख को बोल के उसकी बॉडी रिलीज़ करवाई, अपने खर्चे पे उसको लोड करवाया, जहाज़ पे चढ़ा के उसको लंदन भेजा। और उसके बाद मेरी मुलाकातें जो थी, वो हरभजन लाल मल्ली के भाइयों के थ्रू ही मेरी वो जो पहली मुलाकात हुई दाऊद से। इस बात को तकरीबन कोई 6-7 महीने के बाद मुझे लंदन से मैसेज आता है कि भाई साहब एक काम कीजिए, आप जब आप दुबई जाओगे तो दाऊद को बोलना कि हमारे भाई ने आपसे कुछ कर्जा लिया हुआ था, कोई उस ज़माने में कोई 2 लाख दिरहम लिए हुए थे, जो वो कोई 20-1 लाख बन जाते होंगे, शायद पता नहीं क्या करेंसी का तभी रेट था, लेकिन 2 लाख दिरहम जो दुबई की करेंसी थी, वो हरभजन लाल मल्ली ने दाऊद से उधार लिए थे मरने के 1 साल पहले। तो भाइयों ने मैसेज ये दिया कि आप बोलना कि हम, भाइयों को अब पता चला है, हम उसकी पैसा इकट्ठा करके हम भाई लोग मिलके अपने उस बड़े भाई का कर्जा उतारेंगे। तो मैं अगली बार जब दुबई गया तो दाऊद के ऑफिस में दाऊद को बोला कि ऐसे मल्ली ब्रदर्स का मैसेज आया है कि आपका पैसा देना है, मुझे तो पता नहीं था, तो वो आपको जल्दी ही इकट्ठा करके देंगे। तो आप हैरान हो जाओगे दाऊद का जवाब सुन के। मुझे बोला कि आपको तो मालूम है कि वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, मैंने पैसा उसको दिया था, उसके भाइयों को नहीं दिया था, तो आप प्लीज़ उनके भाइयों को मैसेज दे दो वापस कि मैंने जिसको दिया था वो दुनिया में नहीं रहा, तो मेरी आपसे पैसा लेने का कोई हक नहीं बनता। और बहुत ज़ोर लगाने के बाद भी दाऊद ने वो पैसा भाइयों से वापस नहीं लिया। तो ये, लेकिन वो भाई उसके मरीद हो गए उम्र भर के लिए, वो कोई क्रिमिनल आदमी तो थे ही नहीं, उनका तो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है बहुत बड़ा, लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत है उनकी, वन ऑफ द नोन फैमिलीज इन बर्मिंघम। तो उनका आज तक दाऊद ने उनसे वो पैसा वापस नहीं लिया। ये एक रिलेशन बनाने का, यारी दोस्ती रखने का और निभाने का एक तरीका मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। मैंने बम्बई में ऐसे भाई भाई भी देखे हैं, सगे भाई, जो मुश्किल में एक भाई अपने बड़े भाई से कर्जा लेता है और बाद में वापस नहीं कर सकता, तो बड़े भाई ने उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे लगवा ली। ऐसे किस्से मैंने बम्बई में देखे हैं। तो ये दाऊद के काम करने के तरीके थे।
इसी तरह मुझे बातों बातों में मालूम पड़ा। एक बार वहाँ पे महमूद जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं, और अकेले आदमी की कई बार फिल्म पूरी हिट हो जाती थी। तो मैंने देखा तो एक दिन गया तो उस हॉल में, ये किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ, दोबारा इसलिए सुना रहा हूँ कि रिश्ते कैसे रखे जाते हैं। तो उस हॉल में दाऊद के ऑफिस के बाहर जो रिसेप्शन रूम था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाला और बागवे कपड़े पहने हुए साधु के भेष में एक आदमी बैठा है। तो मैंने तो पहचाना नहीं, मैं ज़्यादा फिल्में देखता भी नहीं, तो नाम सुना हुआ था, एक आध बार देखा भी होगा कहीं। तो मैं जब दाऊद को मिलने अंदर गया तो मैंने पूछा कि ये एक साधु बाबा कोई आए हुए हैं, ये कौन है, बड़े अजीब लग रहे हैं बैठे लोगों में। तो हंसने लगा और बोला कि ये साधु नहीं है, ये महमूद साहब हैं अपने। मैं हैरान, एक मैंने कहा इनको क्या जरूरत पड़ गई। महमूद तो एक ज़माने में वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स इन फिल्म इंडस्ट्री, अपना घोड़े वोड़ों का उसका फार्म भी था, घोड़ों पे रेस वेस भी लगाता था, तो बहुत प्रॉपर्टी थी, लैंडेड प्रॉपर्टी। तो बोलते बस बुरा वक्त कब किस पे आएगा पता नहीं, इनको कुछ पैसा चाहिए, लेकिन मुझे अजीब लग रहा है कि इतना कम पैसा उन्होंने मांगा है, तो मुझे देने में शर्म आ रही है। तो लेकिन उनको मैं समझ गया उनकी ज़रूरत क्या है। और इसी तरह आप देखिए जब शारजाह में इंडो पाकिस्तान सीरीज शुरू होती हैं, मुख्तार उसको जो शेख मुख्तार चालू करते हैं वो सीरीज, शारजाह में पहला क्रिकेट स्टेडियम बनता है, उसके थ्रू दाऊद इब्राहिम ने तकरीबन आधी फिल्म इंडस्ट्री के साथ अपने रिलेशन और मजबूत किया क्या। बड़े बड़े स्टार्स जो थे बॉम्बे से जाते थे क्रिकेट मैच देखने के लिए, उनके लिए स्पेशल बॉक्स बुक करवा देना, उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके स्टेडियम तक लाना, वहाँ से उनको उनके होटल में छोड़ना, उनके लिए खाना खिला देना। तो एक तरीके से क्रिकेट का सहारा लेकर उस शख्स ने जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से रिलेशन बनाए, हीरोइन से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, फाइनेंसर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उनके थ्रू उस आदमी ने रिलेशन तो बनाए बनाए, पैसा भी कमाया। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्रिकेट पे सट्टा लगाया करते थे, और उन लोगों का जो पैसे की इन्वेस्टमेंट होती थी, कोई दुबई में किसी ने करना है, किसी ने कहीं और करना है, तो उसमें दाऊद उनकी हेल्प कर दिया करता था। तो एक अच्छा राब्ता, एक अच्छा रिश्ता दाऊद इब्राहिम ने इन लोगों से बनाया। और उसी तरह जो बड़े बड़े सरकारी अफसर, बिजनेसमैन होते हैं, उनको फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का क्रेज़ बहुत होता है। तो दाऊद के एक फ़ोन से फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी हीरो या हीरोइन उस शख्स को मिलने को तैयार हो जाती थी। उन्होंने बैठ के खाना खा लिया, साथ में फ़ोटो खिंचवा ली, वो एक और रिलेशन बनता है। और पुलिस वालों के साथ इतनी बड़ी सेटिंग जो दाऊद की थी, शायद उसके अलावा किसी और डॉन की आज तक नहीं रही। देखिए जब दुबई जाने के पहले जब क्राइम ब्रांच की एक टीम उसके घर पे रेड मारने जाती है अरेस्ट करने के लिए, तो 10 मिनट पहले दाऊद को खबर आ जाती है कि हमारे लोग निकले हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तो देख लो क्या करना है। और ये शख्स 10 मिनट पहले अपना घर छोड़ के रूपोश हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। उसी तरह जब क्राइम ब्रांच इसके पासपोर्ट्स की तहकीकात करती है, तो एक पासपोर्ट इसका जो है वो ज़मानत होने के बाद, जो ज़मानत के टाइम पे जमा करवाया गया था कोर्ट में, कोर्ट के, वो एक पासपोर्ट ज़मानत लेने के बाद या शायद वो केस ख़त्म हो गया था, वो पासपोर्ट क्लेम करके ये शख्स इंडिया से दुबई पहुंच जाता है। उसके बाद जब इंक्वायरी चलती है तो मालूम पड़ता है कि दाऊद के पास एक नहीं 5 पासपोर्ट थे। वो भी पुलिस रिपोर्ट की मैंने वो चिट्ठी देखी है, फाइल देखी है। और दाऊद के जाने के बाद जब इंक्वायरी शुरू होती है कि 5 पासपोर्ट कैसे बनवाए गए, किसने रिकमेंड किया, कहाँ का एड्रेस दिया, तो मालूम पड़ा कुछ दिनों के बाद वो 5 की 5 फाइल गुम। पुलिस के रिकॉर्ड से पासपोर्ट बनवाने की, पुलिस क्लियरेंस की जो 5 फाइल्स थी, पेपर्स थे, वो गायब हो जाते हैं। देखिए कितना तगड़ा नेटवर्क होगा। ऐसी
दर्जनों एग्जाम्पल्स है जहाँ पे दाऊद के हाथ कहाँ तक पहुँचे हुए थे उनका खुलासा होता है। सबसे जो अहम एग्जाम्पल सामने आती है वो महमूद कालिया के एनकाउंटर की आती है। दुबई में महमूद कालिया का दाऊद से झगड़ा होता है। महमूद कालिया गाली वाली दे के झगड़ा करके कुछ करके नाराज़ होकर वहाँ से निकलता है। और देखिए किसी को हिंदुस्तान में पता नहीं कि महमूद कालिया दुबई से वापस आ रहा है, ना किसी को पता था कि कब गया है। किसी केस में वांटेड नहीं था, छोटा मोटा रिकॉर्ड था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि बहुत उसने कोई मर्डर किए हों, बहुत क्राइम किया हो और उसको मारना पकड़ना बहुत ज़रूरी था। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स दुबई से फ़्लाइट लेके मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरता है और फ्लाइट से उतरने के बाद उसको मुंबई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर एनकाउंटर कर देता है और उसके पास से एक हथियार भी मिलता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि प्लेन से उतरने वाला आदमी, वो भी दुबई से आने वाला आदमी, हथियार लेके आएगा? तो इस किस्म के बहुत से किस्से कहानियाँ हैं जहाँ से दाऊद के काम करने के तरीके का पता चलता है। उसके अलावा कुछ लोगों को ताउम्र मदद करने की बात भी हमारी एजेंसीज के लोग जो अंडरवर्ल्ड को फॉलो करते थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप दाऊद को स्टडी करोगे, आप छोटा राजन को स्टडी करोगे, तो इनके जो एक तरीके से एजेंसीज के जो सुपरवाइज़र हुआ करते थे, उनकी माने तो आज के दिन में भी मुंबई में तकरीबन 2 करोड़ रुपया महीने का गुडविल दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने कभी ना कभी दाऊद के लिए काम किया था, जहाँ उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि आप ये काम करोगे तो आपने इतने पैसे मिलेंगे। कुछ लोग जो एनकाउंटर में मारे गए उनके परिवार वालों को पैसा, कुछ लोग जो स्मगलिंग में इनके एजेंट थे वो मारे गए उनको पैसा, कुछ लोग जो ब्लास्ट केस में बंद हो गए उनको पीछे कोई देख रेख करने वाला नहीं था, उनको हर महीने पैसा। मुझे भी हैरानी होती है कई बार कि इतना पैसा, इतना लंबा चौड़ा हिसाब रखना कैसे संभव हो सकता है। तो मैं जब बैक में जाता हूँ, रिवर्स में जाता हूँ, तो दाऊद इब्राहिम के ऑफिस की वो बातें याद आती हैं जब मेरे बैठे हुए कई बार वो शख्स जो दाऊद के पैसे को हैंडल करता था, अकाउंटेंट नुमा आदमी, हिसाब किताब रखता था, उसका नाम था आफ्ताब भटकी। आफ्ताब भटकी कई बार दिन में वाउचर लेके आया करता था जिन पे दाऊद साइन करता था। तो एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था। ये नहीं था कि अंडरवर्ल्ड के डॉन है तो उनके ड्रॉ में पैसा भरा रहता होगा, अलमारी में करोड़ों पड़े रहते होंगे, जो आया उसको बंडल उठाया दे दिया। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा जब महमूद को पैसे देने थे तो आफ्ताब भटकी बैंक में गया था पैसा निकालने के लिए, तो एक एक पैसे का एक ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस की तरह हिसाब रखा जाता था। वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज थी, उनका हिसाब किताब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ता था। तो कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, उस पैसे का एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता था। और मुझे मालूम है वो जो उनकी एक डायरी थी जिसमें पेमेंट्स का जो खाता था जो मुंबई में दिया जाता था, उसमें कुछ पत्रकारों के नाम भी थे, कुछ पुलिस वालों के नाम भी थे, कुछ पॉलिटिशियन के नाम भी थे और कुछ कस्टम के ऑफिसर के नाम थे। ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम, ऑर्गेनाइज बुक कीपिंग जिसको हम कहते हैं, वो दाऊद के काम करने का तरीका था। और उसी तरह से चलते चलते उस शख्स ने अपना इतना एक रिलेशनशिप का सर्कल इतना बड़ा किया जो उसको हर मुश्किल की घड़ी में काम आया। और फाइनली जब उसको दुबई छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा तो उसके जो पाकिस्तान में जो रिलेशनशिप बना के रखी थी आम लोगों से लेके, पुलिस वालों से लेके ISI तक, वो सारे का सारा उसका वो जो सर्कल था, फ्रेंड सर्कल, बिजनेस सर्कल, वो उसके काम आया। तो ये थे किस्से दाऊद इब्राहिम के रिश्तों के। मैं इसमें आज के इस एपिसोड में छोटा राजन की कुछ बातें ज़्यादा नहीं की हैं क्योंकि वो आने वाले इंसिडेंट में छोटा राजन और दाऊद में क्या कुछ मिलता था,
उनके काम करने में क्या फ़र्क था, क्या तरीके का अंतर था, ये सब बातें कल से हम लोग छोटा राजनी के जो एपिसोड बनेंगे उनमें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।